हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल है और कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। लॉकडाउन के दौर में एक विशेष आपको अनुभव देखने को मिला होगा कि ऑनलाइन भी पढ़ाई होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग क्लासों में बैठ करके इस तरीके से पढ़ना पसंद करते थे। लेकिन ये तो एक ऐसी वैश्विक महामारी आई है कि इसके दौर में ये एक नया सिस्टम आया है। तो आज हम हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1, जो आपकी कक्षा 9 में ही चलती है, भाग 2 कक्षा 10 में चलता है। कृतिका भाग 1 का हम पाठ करेंगे। पहला गद्य का भाग है मेरे संग की औरतें, क्योंकि पहला जो पाठ है आपका इसका वो आपके कोर्स में सम्मिलित नहीं है, इसलिए हम दूसरा अध्याय सम्मिलित करेंगे, मेरे संग की औरतें। मृदुला गर्ग इसकी रचनाकार हैं और इसमें एक किस तरीके की कहानी है कि हमारे पारिवारिक जीवन में कि नाना नानियों की कहानियों से याद आता है कि हमारे जीवन में इन कहानियों का कितना महत्व था। आज यदि हम देखते हैं तो वो कहानी सी हमें लगती है तो बड़ा लगता है। मेरी एक नानी थी, सबकी नानी होती है, लेकिन लेखिका कह रही है कि मेरी एक नानी थी, जाहिर है पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं, क्योंकि बाल्यकाल में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो वो लेखिका कह रही है कि मेरी एक नानी थी लेकिन मैंने उनको कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि जब माँ की शादी नहीं हुई थी तो नेचुरल है वो नानी जी को कहां से देखती कि ना। मम्मी की शादी से पहले नानी जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। शायद नानी ने कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी, क्योंकि आपने देखा होगा कि नाना नानी के किस्से, नाना नानी की कहानियां, नाना नानी द्वारा सुनाई गई कथाएं बहुत प्रचलित है, प्रसिद्ध है। तो वो कह रहे हैं कि हमने नानी से तो नहीं सुन पाई, लेकिन यही परिणाम रहा होगा कि हमने आपस में ये 3 महीने हैं उन्हीं ने एक दूसरे को कहानी सुन करके हमने इसको प्रारंभ किया होगा। नानी ने कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। मर्म का मतलब होता है आंतरिक क्या कहना चाहती थी, समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरतें थी। देखो हर शब्द को देखिए, पारंपरिक पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बातों का खुलासा करने का, अनपढ़ बिना पढ़ी लिखी, और पर्दानशी जैसे कि आदिकाल में आपने देखा होगा महिलाएं घूंघट करके घर में ही रहती थी, बाहर आती जाती नहीं थी, इसे पर्दानशी कहा जाता है। जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री वकालत पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज, क्योंकि विदेश से पढ़ के लौटे तो विदेश में इतने दिन रहकर के वो सारी चीजें ओढ़ना पहनना, खाना पीना, बोल चाल, रहन सहन सब विलायती हो गया था, बसर करने लगे। तो नानी ने अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। अब नाना जी तो रह रहे हैं विलायती वेशभूषा में और नानी जी पर उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। न उन्होंने किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया, लेकिन कभी उन्होंने ये भी नहीं कहा कि भाई आप ऐसे रहते हो, मैं ऐसे क्यों रहती हूं, या मैं ऐसे क्यों रहूं, इस तरीके का कोई इजहार नहीं किया। पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया, मौत के करीब यानी जब मृत्यु आने लगी, जल्दी छोटी उम्र में हो गई, 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी मां की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुंहजोर हो उठी। जो कल तक पर्दानशी थी, किसी से बोलती नहीं थी, लेकिन जब उनको मृत्यु के डर ने सताया तो छोटी बच्ची जिसकी उम्र 15 साल की थी, उसकी शादी की चिंता मां को सताने लगी। और आपको पता है जब मां की चिंतित होती है तो सब कुछ भूल जाती है, क्या पर्दा, क्या परिवार, क्या समाज, केवल वो अपने बच्चों के लिए सोचती है। नाना ने उन्हें कहा कि ये पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। जब ये बात कही कि स्वतंत्रता सेना से मिलना चाहती है, सब दंग हैरान रह गए कि जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद के मर्द से भी मुंह खोलकर बात नहीं की, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। आश्चर्य तो होता ही कि जिसने कभी पराये मर्द तो क्या खुद के मर्द से भी ठीक प्रकार से मुंह खोल के बात नहीं की, आज वो अचानक पराये मर्द को क्या कहना चाहती है। इस आश्चर्य पे सभी भ्रमित हो गए, ये क्या हो रहा है, आखिर वक्त में अजनबी से क्या कहना चाहती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत का लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए, क्योंकि नाना भी जानते थे कि अब ये मृत्यु के कागार पर है, मृत्यु उसके नजदीक है, अंत में क्या कहना चाहते। उन्होंने तर्क वितर्क नहीं किया, अपने दोस्त प्यारेलाल को उन्होंने बुलवा भेजा और बीबी के हुजूर में पेश कर दिया और बीबी के साथ, लो भाई तुम्हारी इच्छा है, मिल लो इससे। अब जो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। उन्होंने कहा
देखो, अपने पति के मित्र को कह रही है कि मुझे वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। वो अपने पति के मित्र से वचन ले रही है कि मेरी पुत्री के लिए आप वर की तलाश करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं, क्योंकि वे रजिस्ट्री पढ़ के आए थे, बाहर आए थे, तो उनके ख्यालात बहुत ऊंचे और बहुत बड़े थे, इसलिए वो नहीं चाहती थी। और वे नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमावदार से हो, यानी ऐसे व्यक्तियों से हो जो हमेशा अंग्रेजों की गुलामी करते हो, हुकुमदार हो, उन्हीं की बातें सुनते हो, नहीं चाहिए। आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। वो कह रहे आप जैसे अपनी आजादी का कोई सिपाही ढूंढेंगे और उससे क्या करवा देंगे, शादी। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी की पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वे निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल की रही होंगी। उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, न उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। न तो उन्होंने उनको नाना जी को डिस्टर्ब किया और न कोई और, लेकिन वो अपने तरीके से जैसे जीना चाहती थी वो वैसे ही जीती रही। पारंपरिक घरेलू उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आजादी आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ न रहा हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर न होने से असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। खैर, इस तरह मेरी मां की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था। अब देखिए, उनके दोस्त ने एक ऐसा लड़का तलाश किया कि जो आजादी की लड़ाई लड़ने के चक्कर के अंदर आईएएस का एग्जाम नहीं दे सका, उसे पकड़ लिया गया था, रोक दिया गया, और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धेला एक नहीं था। मां बेचारी अपनी मां और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने, ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती थी कि कमर चनका खा जाती है, यानी उन्हें खादी की साड़ी बहुत भारी लगती थी, कमर चनका मतलब कमर में दर्द हो जाता है किसी वजन उठाने के कारण। रात भर जाकर वे उसे पहनने का अभ्यास करती जिससे दिन में शर्मिंदगी न उठानी पड़े। रात को कोशिश करती कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग बाग मेरी हंसी उड़ाए, रात को कोशिश करती, दिन में वो उसको पहनती थी। वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उसकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोंछी और छींके पर टांग दी जाए। दुबली पतली कृशकाया नाजुक कोमल, जब धोई पोंछी जैसे अपन कपड़े को साफ करते धोते हैं और कहीं पे सुखा देते हैं, टांग दी जाए। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छींके पर से उतारने की पेशकश नहीं की थी। छींका होता है ऊपर सामान जहां रखा जाता है, उसको हम छींका कहते हैं। क्यों नहीं कि उनकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल भी साहबों में खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज थे। यानी उनकी पैदाइश हिंदुस्तानी थी, बाकी रहन सहन खान पान ओढ़ना पहनना सब कुछ विलायती ख्यालात के थे। मजे की बात यह थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले भी अंग्रेजों में सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहिब ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने अपने सरीके लड़के को अपनी नाजुक जान सौंप दी। उससे रोमांचक क्या कोई परिकथा होती। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं थी जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा तिलिस्म जादुई खोल को बना चुकी थी। दूसरी वजह मां की उसकी शख्सियत थी, उसमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ समझदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वे पूरी परिजात की कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। उसमें ठोस काम करवाने की और सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। यानी उनकी इतनी पैठ थी कि आज कुछ भी काम करो तो उनसे आप जरूर मशवरा करते, राय और मशवरा किया जाता था और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। इस तरीके से शेष कथा हम कल करेंगे।
आप देखिए कि नानी जी के किस तरीके से उसने अपने नाना नानी के परिवार का, अपनी माँ की स्थितियों का वर्णन किया। आप देखेंगे कि पर्दानशी औरत रहते हुए भी अपने परिवार में जब समस्याएं आने पड़ती है तो वह पर्दानशी पर्दा उतार करके घर की जिम्मेदारी का निर्वहन करने से भी नहीं चूक। ये हमारी भारतीय संस्कृति की रिवाज है, हमारे भारतीय संस्कृति की ये परिपाटी है कि आज हमारी यहाँ की नारी जो पर्दे में रानी लक्ष्मीबाई, आप देखिए जानते हैं कि किस तरीके से उन्होंने अंग्रेजों से लोहा लिया। कम बात नहीं है, बहुत सी ऐसी शक्तियां हैं, नारी शक्ति जिनके बारे में, तो ये भी एक सामाजिक नारी थी। ठीक है, मर्यादा में रहे तब तक नारी है। लोक लाज इज्जत आबरू शोहरत सब कुछ संयमता से, प्रेम करुणा की मूरत, लेकिन जब अपने ऊपर आती है तो वो अपने परिवार के लिए आगे लड़ने के लिए खड़ी हो जाती है। यही इसमें बताया गया कि उस नानी ने किस तरीके से परिवार के अंदर बीच में ऐसे माहौल में रहकर के, नहीं तो पाश्चात्य संस्कृति का उन पर प्रभाव पड़ा, नहीं तो आप देखिए पति बैरिस्ट्री पढ़ करके विदेश से आए, खुद अंग्रेजों की तरह रहते थे, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन ये एक उनकी अपनी शख्सियत थी। अंत में उनके मित्र ने उनके लिए एक ऐसा नायाब तोहफा वर के रूप में ढूंढा जो हकीकत में आजादी के आंदोलन की लड़ाइयां लड़ते लड़ते आईएएस के एग्जाम देने से वंचित रह गया, लेकिन फिर भी संतुष्टि थी कि कम से कम ये हमारे एक भारत देश का था। इसीलिए शेष हम आगे करेंगे। इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ना, सुनना, मनन करना। धन्यवाद।